आज बात करते हैं एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के शिफ्ट 2 के 5 जून 2025 में पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर हमारे से छूट जाते हैं। उन क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन था कि सोरा चित्रकला, जो कि एक जनजातीय कला रूप है, पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य के समुदायों द्वारा बनाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा। सोरा चित्रकला एक जनजातीय कला है जिसे मुख्य रूप से उड़ीसा राज्य की सोरा जनजाति द्वारा बनाया जाता है। इसमें ज्यामितीय आकृतियों, मानव व पशु आकृतियों के माध्यम से प्रकृति, देवताओं और दैनिक जीवन को दर्शाया जाता है। अब कुछ इसके सिमिलर क्वेश्चंस देख लेते हैं। वर्ली चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से? बिहार से। गोंड चित्रकला का किस जनजाति से संबंधित है? गोंड से। पिथौरा चित्रकला किस राज्य की जनजातीय कला है? गुजरात की। कलमकारी कला मुख्य रूप से किस राज्य से जुड़ी है? आंध्र प्रदेश की। संथाल चित्रकला किस जनजाति से संबंधित है? संथाल से। चेरियाल स्क्रोल पेंटिंग किस राज्य की लोक कला है? तेलंगाना की। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जनजातीय और उनकी कलाएं थी। अब बात करते हैं कुछ भारत की प्रमुख जनजाति की। जैसे मध्य भारत में पाई जाती है गोंड जनजाति, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। भील जनजाति राजस्थान, गुजरात, एमपी में। कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। बैगा जनजाति मध्य प्रदेश में। अब आते हैं पूर्वी भारत पर। इसमें संथाल जनजाति झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में पाई जाती है। मुंडा जनजाति जो है झारखंड में पाई जाती है। हो जनजाति झारखंड उड़ीसा में। ओराम जनजाति झारखंड छत्तीसगढ़ में। अब आते हैं उत्तर पूर्व भारत पर, जिसमें खासी जनजाति मेघालय में, गारो जनजाति मेघालय में, नागा जनजाति नागालैंड में, मिजो जनजाति मिजोरम में, बोडो जनजाति असम में। अब आते हैं पश्चिम भारत पर, जिसमें वारली जनजाति महाराष्ट्र में पाई जाती है, डांगी गुजरात में, सिद्धी जनजाति गुजरात में पाई जाती है। अब आते हैं दक्षिण भारत पर, जिसमें टोडा जनजाति नीलगिरी तमिलनाडु की प्रमुख जनजाति है। कोटा जनजाति भी तमिलनाडु की है। इरूला जनजाति केरल और तमिलनाडु की। चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश की है। अब आते हैं द्वीपीय जनजाति, जैसे जारवा जनजाति पाई जाती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ओंगे जनजाति अंडमान में। शोम्पेन जनजाति निकोबार में। ठीक है, तो कुछ एग्जाम की टिप, जैसे कि सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। महिला प्रधान समाज खासी और गारो जनजाति। अंडमान की आदिम जनजाति जारवा जनजाति। ठीक है, तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जनजाति से रिलेटेड। ओके, आप ये समझ गए होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि एक गणित का सवाल है क्षेत्रमिति से कि एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 6500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके आधार का व्यास 100 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको दिया गया है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आधार का व्यास 100 है, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 50। अब जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है पाई आर एल। पाई आर एल हमको दिया गया है 6500 पाई। पाई से पाई कैंसिल, आर का मान हमारे पास है 50, तो पुट करेंगे इसमें 50 इंटू में एल बराबर 6500। और 50 को जब 6500 से डिवाइड करेंगे, 6500 को जब 50 से डिवाइड करेंगे तो 130 आ जाएगा, जो कि हो जाएगी इसकी तिर्यक ऊंचाई। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है ऊंचाई निकालने का, तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर बराबर ऊंचाई का स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर। तो यानी कि 130 का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस 2500। अब 130 का स्क्वायर यानी कि 16900 माइनस 2500 बराबर एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर आ जाएगा 14400 और एच बराबर हो जाएगा 14400 का अंडर रूट यानी कि 120 सेंटीमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि बुकर 2024 के लिए लघु सूचित लोकप्रिय उपन्यास हेल्ड, इसके लेखक का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एनी माइकल्स। हेल्ड नामक उपन्यास के लेखक एनी माइकल्स है। यह किताब जो है बुकर प्राइज़ की शॉर्टलिस्ट में शामिल हुई थी। थोड़ा डेप्थ से समझते हैं कि हेल्ड एक कविता जैसी शैली में लिखी गई उपन्यास है, जिसमें युद्ध, यादें, परिवार और
भावनाओं का बहुत गहरा दार्शनिक और भावनात्मक विश्लेषण मिलता है। यह उपन्यास पहले गिलर प्राइज 2024 भी जीत चुका है, जो कनाडा का एक प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार है। अब बुकर प्राइज 24 की शॉर्टलिस्टिंग में हेल्ड के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण किताबें थी, जैसे जेम्स ऑरबाइटल और क्रिएशन लेक, लेकिन हेल्ड का लेखक एनी माइकल्स ही है, इसलिए सही उत्तर एनी माइकल्स ही हो जाएगा। अब इसके कुछ सिमिलर क्वेश्चंस, जैसे कि बुकर प्राइज 23 जीतने वाला उपन्यास कौन सा है, तो 2023 को जो जीता था प्रोफेट सॉन्ग ने, जिसके लेखक थे पॉल लिंच। और बाइटल उपन्यास के लेखक कौन है, तो ये हो जाएंगे सामंथा हार्वी। द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लेखक कौन है, शेहान करुणा तालिका। बुकर पुरस्कार 2022 किस उपन्यास को मिला, तो ये मिला द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा। स्मॉल थिंग्स लाइक दीज के लेखक कौन है, तो क्लेयर कीगन इसका सही जवाब हो जाएगा। एनी माइकल्स किस देश की लेखिका है, तो वो कनाडा की लेखिका है। अब बात करते हैं बुकर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र से। ठीक है, तो बुकर प्राइज़ मिलता है इंग्लिश फिक्शन में। प्रोफेट सॉन्ग जो है उसको बुकर प्राइज़ मिला, पॉल लिंच की एक कथा थी। हेल्ड को मिला 2024 में एनी माइकल्स, इसने इसको लिखा था। ठीक है, अब बात करते हैं बुकर प्राइज़ 2025 की। ये इम्पोर्टेंट है, जो आपके करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में। जो कि मिला था फ्लैश उपन्यास को बुकर प्राइज़ 25 के लिए विजेता घोषित किया गया था, जिसके लेखक है डेविड सिजाले। पुरस्कार समारोह 10 नवंबर 25 को हुआ। अब ये फैक्ट क्या है कि डेविड सिजाले बुकर जीतने वाले पहले हंगेरियन ब्रिटिश लेखक बने हैं। अब कुछ वे किताब देख लेते हैं जो फाइनल शॉर्ट लिस्ट में जगह बना सकी थी, जैसे कि फ्लैश डेविड सिजाले की, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी किरण देसाई की, द लैंड इन विंटर एंड्रयू मिलर की, फ्लैशलाइट सुसान शोई की, ऑडिशन काटेई किटामुरा की, द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स बेन मार्कोविट्स की। ठीक है, तो ये आपको कुछ ध्यान और चीज़ रख सकते हो, जैसे कि ये इंग्लिश उपन्यास को मिलता है बुकर प्राइज़ और विजेता को 50,000 युआन की राशि मिलती है। ठीक है, और 2025 में यह पुरस्कार फ्लैश बाय डेविड सिजाले को मिला गया था। अब इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की बात करें अगर, ये अलग श्रेणी में 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो है हार्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरीज को मिला। लेखिका की थी इसकी बानू मुस्टांग और अनुवादक थे दीपा बास्टी, जो कि कन्नड़ा से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। यह पहला ऐसा काम जिसे यह पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो ये आप ये समझ गए हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये साहित्य से रिलेटेड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, लेकिन यह सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा महानदी। ठीक है, अब क्यों इसको डीप से समझते हैं भाई। प्रश्न कह रहा है कि कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है और सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब जो कोसी नदी है, अगर ऑप्शंस की बात करें, जैसे कोसी नदी है, तो कोसी नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, नेपाल से निकलती है और बिहार में गंगा में मिलती है। इसे बिहार का शोक भी कहते हैं, इसलिए यह गंगा की सहायक है। और हमारे से पूछ रहा है कि सहायक नहीं है। अब बात करें अगर गोमती की, तो गोमती जो है नदी उत्तर प्रदेश में बहती है, यह वाराणसी के पास गंगा में मिलती है, ये भी गंगा की सहायक नदी है। अब महानदी की बात करें अगर, तो महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है, उड़ीसा से होकर बहती हुई सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी प्रणाली से कोई संबंध नहीं है इसका, इसलिए गंगा की सहायक नदी नहीं है। और बात करें अगर लास्ट ऑप्शन घाघरा की, तो घाघरा जिसको कर्णाली नदी भी बोलते हैं, वो नेपाल से निकलती है और छपरा यानी कि बिहार के पास गंगा में मिलती है, तो ये भी एक गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, यानी कि कोसी भी गंगा की सहायक नदी है, गोमती भी है, घाघरा भी है। महानदी नहीं है, महानदी सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा महानदी। अब कुछ एग्जाम की ट्रिक अगर बता दूँ मैं आपको, तो पूर्वी तट की जो प्रमुख नदी है जो सीधे समुद्र में गिरती है, उसमें ध्यान रखना कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये नदी ऐसी नदी है जो पूर्वी तट में सीधे गंगा में सीधे समुद्र में मिलती है। अब कुछ आपको गंगा की प्रमुख सहायक नदी भी याद रखनी है, जैसे यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, गोमती और सोन। ठीक है, अब कुछ और प्रमुख सहायक नदी अगर बात करें हम, जैसे कि गंगा के अगर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें, तो रामगंगा,
गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। अगर राइट बैंक की बात करें तो यमुना, सोन और तामसा। ठीक है। और यानी कि सबसे बड़ी अगर सहायक नदी बात करें तो वो यमुना हो जाएगी गंगा की, और सबसे लंबी सहायक नदी हो जाएगी ये भी यमुना ही हो जाएगी। सबसे अधिक गाद लाने वाली नदी है कोसी, और नेपाल से आने वाली प्रमुख नदी में है घाघरा, गंडक और कोसी। ठीक है। तो गंगा के बारे में आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने हैं, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल की भूमिका का सर्वोत्तम रूप व्यक्त करता है। ये एक कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये एप्लीकेशन और सिस्टम हार्डवेयर के बीच एक मेन इंटरफेस का कार्य करता है। थोड़ा इसको डीप से समझते हैं क्या कि कर्नेल होता क्या है। तो कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे मुख्य हिस्सा होता है। यह सीधे हार्डवेयर से बात करता है और एप्लीकेशन यूज़र प्रोग्राम को हार्डवेयर तक सुरक्षित पहुंच दिलाता है। अगर सिंपल भाषा में बात करें तो कर्नेल का मतलब होता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच एक पुल यानी कि ब्रिज। अब ऑप्शन के हिसाब से एनालिसिस करते हैं तो फाइल प्रबंधन और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूटिलिटी प्रोग्रामों का एक सूट, ये काम सिस्टम यूटिलिटीज सिस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं, जैसे डिस्क क्लीनअप, कंट्रोल पैनल्स, कॉन्फ़िगरेशन टूल्स। कर्नेल का इनसे कोई संबंध नहीं। उपयोगकर्ता अकाउंट्स और एक्सेस परमिशनों का प्रबंधन, यह काम यूज़र मैनेजमेंट, सिक्योरिटी सर्विसेज करते हैं। कर्नेल सिर्फ इन्फोर्समेंट करता है, मैनेजमेंट नहीं। एप्लीकेशन और सिस्टम हार्डवेयर के बीच मुख्य इंटरफेस, तो एप्लीकेशन सीधे हार्डवेयर से बात नहीं कर सकते। कर्नेल क्या करता है, सीपीयू टाइम देता है, मेमोरी एलोकेट करता है, डिवाइस ड्राइवर्स के जरिए आईओ संभालता है। इसलिए यह सबसे सही परिभाषा है। अब लास्ट ऑप्शन है ग्राफिक यूज़र इंटरफेस प्रदान करना। तो GUI जो है शेल या डेस्कटॉप का एनवायरनमेंट बनाता है, जैसे विंडोज़ एक्सप्लोरर, जीनोम, KDE। कर्नेल से एक अलग होता है, कर्नेल से कोई संबंध नहीं है। तो कर्नेल के मेन फंक्शन याद रखने हैं कि प्रोसेस को मैनेजमेंट करता है, मेमोरी को मैनेजमेंट करता है, डिवाइस को मैनेजमेंट करता है, सिस्टम्स को कॉल करता है, सिक्योरिटीज़ का ध्यान रखता है। ठीक है। तो कर्नेल को अगर आप वन लाइन में याद रखें तो कर्नेल का मतलब है कि OS का दिल, ऑपरेटिंग सिस्टम का दिल, जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को जोड़ने का काम करता है। ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसको एक अगर एग्जांपल से समझे में, जैसे अगर एक ऑफिस में हो तो आप यूज़र हो, ठीक है, और एप्लीकेशन क्रोम VLC कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो। अब इसमें क्या है, मैनेजर है एक कर्नेल। ठीक है। अब हमारे पास है मशीन्स, जैसे प्रिंटर, कंप्यूटर या AC हार्डवेयर है। तो आप सीधे मशीन को आदेश नहीं देते, ठीक है, आप मैनेजर को कहते हैं और मैनेजर तय करता है कि किसे कब मशीन मिले, कितना समय मिले, अब ये सुरक्षित है या नहीं। ठीक है। तो यानी कि मैनेजर हो जाएगा कर्नेल, और यूज़र या फिर ऐप हो जाएगी कर्नेल और हार्डवेयर के बीच में एक रिलेशन जो कि है कर्नेल देता है। अब ये बात अगर कंप्यूटर में देखिए, अगर हमारे पास VLC सॉफ्टवेयर है, अब उसमें मुझे अगर सॉन्ग प्ले करना हो तो मैं क्या करूँगा, आप पहले VLC पर प्ले बटन दबाओगे। अब VLC कहेगा कि मुझे स्पीकर चाहिए, रैम चाहिए, CPU चाहिए। अब जो ये रिक्वेस्ट है वो कर्नेल को जाएगी सिस्टम कॉल के थ्रू। अब कर्नेल क्या करेगा, वो रैम को एलोकेट करता है, CPU टाइम देता है, साउंड कार्ड या फिर हार्डवेयर को कमांड देता है। अब उससे क्या होता है कि सॉन्ग बजना स्टार्ट होता है। कहने का मतलब है कि VLC सीधे स्पीकर से बात नहीं करता, वो कर्नेल के थ्रू बात करता है। कर्नेल जो है बीच में एक रिलेशन रहता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। ठीक है। सेम एग्जाम्पल प्रिंटिंग का है। अगर वर्ड में आपको प्रिंटिंग करनी है तो प्रिंटिंग का बटन दबाओगे आप। अब वर्ड क्या करेगा, कर्नेल से परमिशन मांगेगा। अब कर्नेल ये देखेगा पहले कि प्रिंटर फ्री है या नहीं। अगर प्रिंटर फ्री है तो वो ड्राइवर के थ्रू उसको डाटा भेजेगा। अब डाटा के थ्रू जो है प्रिंट वो निकलता है, यानी कि वर्ड और प्रिंटर के बीच में एक रिलेशन का काम करता है कर्नेल। ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट अगर OS की बात करें, डेस्कटॉप या PC ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसे विंडोज़ है, ये डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट है, जैसे विंडोज़ 10, 11, ये पर्सनल कंप्यूटर ऑफिस के लिए यूज़ होता है। लाइनक्स भी एक ओपन सोर्स OS है, ये जो कि लाइनस टोरवॉल्ड्स ने बनाया है। इसमें आप सर्वर्स के यूज़ कर सकते हो, सुपर कंप्यूटर्स में यूज़ होता है। मैक OS ये एप्पल ने बनाया है, ये मैकबुक्स या iMac में यूज़ होता है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे एंड्रॉयड ये गूगल ने बनाया है, ये लाइनक्स कर्नल पर बेस्ड है। अब इसको स्मार्टफोन में यूज़ करते हो। iOS जो एप्पल ने बनाया है, इसको आईफोन, आईपैड पर यूज़ करते हैं। कुछ सर्वर या एंटरप्राइज OS जैसे यूनिक्स
मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ओएस है। आप इसकी यूज़ कर सकते हो सर्वर्स और रिसर्च के लिए। विंडोज़ सर्वर माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, आप इसको एंटरप्राइज नेटवर्क्स के लिए यूज़ कर सकते हो। रेड हैट एंटरप्राइज लाइनेक्स RHEL कमर्शियल लाइनेक्स ओएस है, इसको यूज़ कर सकते हो आप कॉरपोरेट सर्वर्स के थ्रू। एम्बेडेड या रियल टाइम ओएस RTOS, ये एक VxWorks फ्री RTOS है। आप इसको रोबोटिक्स, मिसाइल्स या मेडिकल डिवाइसेस में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कुछ और इम्पोर्टेंट या एग्ज़ाम फेमस ओएस है जैसे DOS है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एक कमांड लाइन ओएस है जैसे MS-DOS। क्रोम ओएस है, ये गूगल ने बनाया है, जो क्रोम बुक्स में यूज़ होता है। ठीक है, तो कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसको आप याद रखना चाहिए, आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है कि 20 नवंबर 2024 में ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन का विषय क्या था? तो सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण है। कोऑपरेटिव्स बिल्ड्स प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल। ICA वैश्विक सम्मेलन 2024 का विषय था कोऑपरेटिव्स बिल्ड प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल, जिसका हिंदी अनुवाद है सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती है। थोड़ा इसको डीप से समझते हैं तो ICA ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024, यह सम्मेलन 25 से 30 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसका विषय था कोऑपरेटिव बिल्ड प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल, यानी सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती है। अब इस विषय के जरिए मुख्य रूप से यह आदेश दिया गया था कि सहकारी संस्थाएं यानी कि कम्युनिटी सेंट्रिक होती है, ये पीपल फोकस्ड और सस्टेनेबिलिटी ड्राइवन होती है, ये सतत विकास लक्ष्यों यानी कि SDG को आगे बढ़ाने में मदद करती है। ठीक है, अब कुछ टिप्स देख लेते हैं, जैसे कि जब किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या सम्मान या वर्ष दिवस का विषय पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि विषय अक्सर अंग्रेजी में होता है, पर उसका जो शुद्ध हिंदी अनुवाद है उसका MCQ आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब कुछ और सिमिलर क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय किस वर्ष के रूप में घोषित किया? तो उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ कॉरपोरेटिव्स के रूप में घोषित किया। ICA ग्लोबल कॉरपोरेटिव कॉन्फ्रेंस 24 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में। ICA ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 24 का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो सहकारी आंदोलन के जरिए समृद्धि और सतत विकास पर विमर्श। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट हम सम्मेलन देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट या फिर इंटरनेशनल नेशनल सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस देखते हैं। पहला जैसे ICA का, ये हमने पढ़ी लिया। COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, जो कि UN क्लाइमेट समिट है। COP28 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में, 2024 में COP29 बर्लिन में। इसका उद्देश्य रहता है कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ बनाना। ब्रिक्स समिट 2024 में हुई थी दक्षिण अफ्रीका में, जिसका उद्देश्य है ब्रिक्स देशों ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के बीच आर्थिक सहयोग। G20 समिट 2024 में ब्राज़ील में, इसका उद्देश्य है विश्व अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वर्ष नीति। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस में हर साल जनवरी में स्विट्जरलैंड में, इसका उद्देश्य है कि वैश्विक आर्थिक मुद्दों, तकनीकी और नीति पर चर्चा। SAARC समिट दक्षिण एशिया सहयोग सम्मेलन, इसका उद्देश्य है क्षेत्रीय सहयोग, सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य। ASEAN समिट दक्षिण पूर्वी एशिया देशों के बीच, उद्देश्य है आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सहयोग। इंटरनेशनल योगा डे कॉन्फ्रेंस स्थान है भारत में, हर साल 21 जून को मनाया जाता है योग और स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के लिए। UN जनरल असेंबली हाई लेवल कॉन्फ्रेंस, ये वर्ष 24-25 में विशेष सम्मेलन हुआ था SDG से रिलेटेड, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड और क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड। ठीक है, हाँ, तो आपको ये याद रखना है, जैसे कि ICA होगी कॉरपोरेटिव से रिलेटेड, COP होगी क्लाइमेट या एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ब्रिक्स होगी इकोनॉमिक ट्रेड पॉलिटिक्स से रिलेटेड, G20 होगी ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस आपको याद रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि एक कंप्यूटर का क्वेश्चन है। क्या कि लाइनेक्स जीनोम डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में Alt+F2 का क्या कार्य है? तो भाई इसका सही जवाब हो जाएगा रन कमांड, डायलॉग बॉक्स ओपन करना। अब इसको डीप से समझते हैं, तो लाइनेक्स जीनोम डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में Alt+F2, जीनोम डेस्कटॉप में कीबोर्ड शॉर्टकट Alt+F2 का मुख्य काम है रन कमांड, डायलॉग बॉक्स खोलना।
यह आपको किसी भी कमांड एप्लीकेशन या टर्मिनल कमांड को जल्दी चलाने की सुविधा देता है। कैसे? जब आप Alt + F2 दबाते हो तो स्क्रीन पर छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुलता है। इसमें आप टाइप कर सकते हो जैसे जीनोम टर्मिनल या नोटलेस। जीनोम टर्मिनल डाल करोगे तो टर्मिनल खुलेगा, नोटलेस टाइल करोगे तो फाइल मैनेजर खुल जाएगा। ठीक है, तो यह कर्सर को GUI से हटाए बिना कमांड एग्जीक्यूट करने का एक तरीका है। अब कुछ अगर ऑप्शन की बात करें जैसे वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करना, तो भाई विंडो रिफ्रेश करने के लिए आमतौर पर F5 या फिर राइट क्लिक करके रिफ्रेश यूज होता है, Alt + F2 नहीं। रन कमांड डायलॉग बॉक्स ओपन करना, हाँ ये सही है जीनोम के लिए। वर्तमान एप्लीकेशन को बंद करना, तो एप्लीकेशन बंद करने के लिए Alt + F4 का यूज़ होता है। पूर्ण स्क्रीन और विंडो मोड के लिए टॉगल करना, तो भाई ये काम F11 करता है। ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट कमांड देख लेते हैं अगर हम, जैसे कि विंडोज़ की तो Ctrl+C में कॉपी करते हैं, Ctrl+V में पेस्ट करते हैं, Ctrl+X में कट करते हैं, Alt + F4 क्लोज करंट विंडो, Win+D शो डेस्कटॉप, Win+E ओपन फाइल एक्सप्लोरर, Ctrl+Shift+ESC तो ओपन टास्क मैनेजर, F5 करते हैं रिफ्रेश विंडो, Win+R रन डायलॉग बॉक्स, Win+L लॉक PC करने के लिए यूज़ होते हैं। ये कुछ विंडोज़ की कमांड थी। ठीक है, आपको कुछ लाइनेक्स की भी कमांड याद रखनी है, जैसे लाइनेक्स के शॉर्टकट है Alt + F2 रन कमांड के लिए, 1SCD या PWD MKDIR। ठीक है, और विंडोज़ के लिए है Win+R रन कमांड करने के लिए। ठीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS 2019 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रति 1000 जीवित जन्मों में से 30। थोड़ा इसको डीप से समझते हैं। तो IMR यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का अर्थ है प्रत्येक 1000 जीवित जन्मों में वह बच्चा जो 1 वर्ष से पहले मर जाता है। SRS सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2019 के अनुसार भारत की IMR, भारत में 2019 के लिए IMR जो थी 30 प्रति 1000 जीवित जन्मों में से बताया गया था। इससे पहले 2018 में IMR 32 थी, यानी 2019 में यह संख्या 32 से 30 प्रति 1000 तक घट चुकी थी। यही वजह है कि विकल्प 3 प्रति 1000 जीवित जन्मों में से 30 सही उत्तर है। अब ये IMR क्यों महत्वपूर्ण है? तो IMR देश के स्वास्थ्य और पोषण स्तर का एक मुख्य संकेतक माना जाता है। उच्च IMR का मतलब है कि स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, और निम्न IMR का मतलब है बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण और मातृ स्वास्थ्य का संकेत। ठीक है, तो SRS हर साल महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतकों को रिपोर्ट जारी करता है। IMR, U5, MR और MMR आदि। IMR में गिरावट SDG के लक्ष्य की दिशा में सकारात्मक संकेत है। ठीक है, तो ये आपको याद करने हैं। तो ये पार्ट 1 था। अब बात करते हैं पार्ट 2 की नेक्स्ट वीडियो में।